हेलो बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में समझा। उसके बाद हम लोगों ने ये समझने की कोशिश की कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हमने दो कैटेगरी में डिफाइन किया, जिसमें कि पहले हमने बताया कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। देन आफ्टर मैंने आपको ये बताया कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, जिसके साथ साथ मैंने अर्थ इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है इस बात को क्लैरिफाई किया है, उसका प्रॉपर रीजन आपको दिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्रीवियस दो लेक्चर्स क्लियर हो गए होंगे, राइट। सो टुडे नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ए वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, दैट इज अ माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट। जैसा कि आप लोगों ने क्लासरूम में भी पढ़ा होगा कि माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट जो है कुछ इस तरीके का है जिसको परफॉर्म करने के लिए, राइट, कुछ हाइपोथेसिस को एज्यूम किया गया कि कोई ऐसी चीज है जो कि कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी रखती है, राइट। हम यहां बात कर रहे हैं माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट की, राइट। तो माइकलसन मॉर्ले, दीज आर द नेम ऑफ द टू साइंटिस्ट हु परफॉर्म दैट पर्टिकुलर टास्क और द एक्सपेरिमेंट। एंड ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया माइकलसन मॉर्ले इंटेरोफेरोमीटर से। जो सेटअप आपको मैं आगे चल के बताऊंगा उसको कहा जाता है माइकलसन मॉर्ले इंटेरोफेरोमीटर। इंटेरोफेरोमीटर मींस वेयर द नंबर ऑफ द लाइट बीम्स और द रेडिएशन विल बी मीट टुगेदर। जहां पर लाइट बीम्स का इंटरफेरेंस होता है उस सिस्टम को हम लोग इंटेरोफेरोमीटर कहते हैं, राइट। सो बेसिकली अभी हम यहां पर सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं कि पूरा का पूरा माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट किस हाइपोथेसिस पर बेस्ड है, राइट। तो जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे, माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट ईथर हाइपोथेसिस पर बेस्ड है। तो बेसिकली ईथर हाइपोथेसिस है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो सब लेट्स स्टार्ट कि ईथर हाइपोथेसिस होती क्या है। सो जब हम लोग वेव थ्योरी को एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो हम एक ऐसे एनवायरनमेंट को एज्यूम कर लेते हैं या एक ऐसे मीडियम को एज्यूम कर लेते हैं, राइट। क्या लिखा है? विद द एक्सेप्टेंस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट इट वाज थॉट दैट एंटायर स्पेस ऑफ द यूनिवर्स इंक्लूडिंग वैक्यूम इज फिल्ड विद द हाइपोथेटिकल ट्रांसमिटर मीडियम, राइट। तो हम लोग ईथर हाइपोथेसिस के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम सभी लोग ऑलरेडी वेव थ्योरी को एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो हम ईथर हाइपोथेसिस के हेल्प के माध्यम से हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि इस पूरा यूनिवर्स एक इस तरीके के मीडियम से भरा हुआ है। पूरा यूनिवर्स मतलब जहां वैक्यूम भी इंक्लूड कर लेता हूं, राइट। तो पूरा यूनिवर्स इस तरीके के मीडियम से भरा हुआ है जिसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं। तो वो स्पेशल टाइप का जो मीडियम है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, ये एज्यूम किया गया। एक हाइपोथेसिस थी, पूरी तरीके से परिकल्पना थी जो हमने एज्यूम की, जो माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट में एज्यूम की गई। पहली बात क्या कहा गया कि जो मीडियम पूरे के पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है वो इनविजिबल है, दिखाई किसी को नहीं दे रहा। कैसा है? इनविजिबल है। दूसरी बात कही गई कि वो जो ईथर मीडियम है वो परफेक्टली ट्रांसपेरेंट है। कैसा है? परफेक्टली ट्रांसपेरेंट है, मतलब कोई भी चीज उसके थ्रू जब पास होगी, राइट, तो वो एक साइड से दूसरी साइड जा सकती है। देयर विल बी नो हडल, उसमें कोई भी ब्लॉकेज लाइट बीम का या रेडिएशंस का नहीं होगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि वो परफेक्टली मासलेस है। अगर हम उसके मास की बात करते हैं तो उसका कोई मास है ही नहीं, इट इज कंप्लीटली मासलेस, राइट। चौथी चीज हमने क्या कहा कि इट इज कंप्लीटली और परफेक्टली नॉन रेजिस्टिव। ऐसा मीडियम किसी दूसरे पर कोई भी रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं करता। मतलब अगर कोई मीडियम है और उसके थ्रू कोई भी दूसरी चीज पास होती है तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध काम नहीं करेगा, यानी पूरा का पूरा मीडियम कोई भी उसके दूसरे सिस्टम के ऊपर असर नहीं डालेगा। विदाउट फीलिंग एनी रेजिस्टेंस the object or the radiation will pass through the system, right। वहीं पर it is a highly elastic, यानी टोटल एनर्जी जो होगी वो वहां पर कंजर्व रहेगी। क्या होगा? the energy will be totally conserved। The most important thing is that
ईथर इज हाईली इलास्टिक एंड इट हैज अ लो डेंसिटी। और ये कैसा है? लो डेंसिटी है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और होता है, इट इज कंप्लीटली रिजिड आल्सो, और रिजिड भी है। तो कुल मिलाकर अगर हम इन सभी प्रॉपर्टीज को देखें और समझें तो एक इस तरीके का मीडियम है जिसमें हर तरह की चीजें डाल दी गई कि कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह का इफेक्ट ये दूसरे सिस्टम पे नहीं डालेगा। तो बेसिकली इसको एज्यूम करने का जो रीजन था वो ये था कि माइकलसन मॉर्ले ये दोनों बंदे इस चीज को आइडेंटिफाई करना चाहते थे कि अगर इस तरह का कोई हम एक फ्रेम ले लें, इसको हम क्या मानेंगे? एक फ्रेम मान लेंगे कि पूरा का पूरा यूनिवर्स जब इस तरह के सिस्टम से भरा हुआ है तो वो एक ऐसा सिस्टम होगा जो कि स्टेशनरी होगा। कैसा होगा? स्टेशनरी होगा। अब इस पूरे यूनिवर्स में बहुत सारे प्लैनेट भी मूव कर रहे हैं, उनमें एक आपका अर्थ भी है। तो जब अर्थ उस इन्वायरमेंट यानी उस मीडियम में रोटेट कर रहा होगा, यानी घूम रहा होगा, रिवॉल्व कर रहा होगा, तो उस अर्थ की स्पीड यानी वेलोसिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। राइट? जो एज्यूम किया गया उसे हम लोग कहते हैं ईथर मीडियम, और इस पूरी परिकल्पना को हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए। राइट? चलिए अब बात करते हैं माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट की। समझने से पहले हमें इस बात को समझ लेना होगा कि इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये क्वेश्चन यानी मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। राइट? तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। इसके ऑब्जेक्टिव को दो तरीके से समझा सकता है। जो पहला तरीका है कि हम जो ईथर फ्रेम है उसके एग्जिस्टेंस को कंफर्म करना चाहते हैं, पहली बात। और ये भी कह सकते हैं कि जो ईथर फ्रेम और अर्थ के बीच जो रिलेटिव मोशन होगा उसको समझना चाहते हैं। राइट? तो हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे द मेन ऑब्जेक्टिव टू कंडक्टिंग द माइकलसन-मोर्ले एक्सपेरिमेंट is to confirm the existence of ether frame or to detect relative motion between the body. You can call it as a earth, क्योंकि अर्थ ही रोटेट कर रही है किसमें? मीडियम जो हमने ईथर माना है, and hypothetical medium ether. So that is the main objective of Michelson-Morley experiment. I think समझ में आ गया होगा। दो बातें हैं। पहला कि हम ईथर फ्रेम के एग्जिस्टेंस का कंफर्मेशन करना चाहते हैं। दूसरी बात, जो ईथर और अर्थ है इसके बीच रिलेटिव मोशन को समझना चाहते हैं। राइट? तो अब हमें मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ माइकलसन-मोर्ले एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। लेट्स स्टार्ट विद द इंटरफेरोमीटर। राइट? तो मान लीजिए हमारे पास एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है। क्या है? मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। ठीक है? मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स क्या होता है? एक ऐसा सोर्स जिससे कि सिंगल वेवलेंथ की लाइट बीम निकलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। राइट? इस सोर्स के आगे हमने एक क्या लगा दिया? एक लेंस लगा दिया, और जब ये लाइट बीम इस लेंस के ऊपर पड़ रही है तो इसको पैनल करेगी। राइट? तो हमने इन सभी रेडिएशंस में से, लाइट बीम्स में से, राइट, हमने क्या किया? सिर्फ एक रे को कंसीडर किया। बहुत सारे रे दिए, हमने क्या किया? सिर्फ सिंगल रे को कंसीडर किया, जस्ट टू ड्रॉ अवर एक्सपेरिमेंट सेटअप। राइट? तो ये जो रे है इसके पाथ में हमने एक सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट को, कैसी प्लेट को? सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट को 45 डिग्री के एंगल से इंक्लाइंड कर दिया। अब क्योंकि ये जो ग्लास प्लेट है, सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट है, ये 45 डिग्री के एंगल से इंक्लाइंड है, तो ये लाइट बीम को दो भागों में स्प्लिट कर देगी, दो भागों में बांट देगी। तो पहला पार्ट जो होगा लाइट बीम का, इट विल मूव टूवर्ड्स दी अपवर्ड डायरेक्शन, टूवर्ड्स दी अपवर्ड डायरेक्शन। राइट? मान लीजिए हमने यहां पर एक मिरर लगा दिया, इस मिरर को नाम दे दिया हमने मिरर है, तो पीछे से जो एरिया, जो बैक साइड होगी ये पॉलिश्ड होगी, जिससे कि लाइट बीम क्या हो? ट्रांसमिट नहीं हो, रिफ्लेक्ट करके वापस आए। ठीक? और दूसरी रे कहां पड़ेगी? इस मतलब एक पार्ट हुआ जो इस, सपोज करिए ये पॉइंट पी पॉइंट है जहां पर इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होते ही ये पहला पार्ट किधर चला गया? मान लीजिए M1 मिरर की तरफ चला गया। जब
राइट। और दूसरा भाग हल्का सा, क्योंकि इसकी विड्थ है, कोई ना कोई पर्टिकुलर विड्थ होगी इस ग्लास प्लेट की, उस विड्थ की वजह से उस मीडियम के थ्रू ट्रेवल जब करेगी तो हल्का सा डिस्पर्सन लाइट बीम के पाथ में होगा, और डिस्पर्सन के बाद ये एज्यूम कर लीजिए या मान लीजिए कि वो लाइट बीम ऐसे चलेगी और जाएगी भी, इसलिए मान लिया है। ठीक है, मान लीजिए कि यहां पर हमने एक मिरर को लगा रखा है। क्या लगा रखा है? एक मिरर लगा रखा है। इस मिरर का नाम क्या है? मान लीजिए M2। इसका मिरर का नाम क्या है? M1। अब ये सिचुएशन समझिए, राइट। जब लाइट बीम P पॉइंट पर इंसिडेंट कर रही है, जो इस सोर्स से निकल के आ रही है, और इंसिडेंट होने पर ये लाइट बीम दो भागों में बटेगी, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। जब दो भागों में बटेगी तो पहली लाइट बीम जो कि M1 मिरर की तरफ गई, अब यहां से रिफ्लेक्ट करके वापस आएगी और कहां पहुंचेगी? इसी पॉइंट पे। ऐसे ही ये लाइट बीम इधर पहुंचेगी और रिफ्लेक्ट करके वापस आएगी, और किधर पहुंचेगी? इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो जब दो लाइट बीम सेम वेवलेंथ की, दो डिफरेंट सोर्सेज, क्योंकि M1 और M2 क्या एज्यूम करेंगे? ये एज्यूम होंगे एज ए टू डिफरेंट सोर्सेज, जहां से सेम वेवलेंथ की लाइट बीम आ रही है। सेम वेवलेंथ क्यों? क्योंकि जो सोर्स था वो मोनोक्रोमेटिक था। तो जो लाइट बीम आएगी, जो एज्यूम हो रही है कि इन M1 और M2 से आ रही है, वो कैसे होंगी? मोनोक्रोमेटिक होंगी। तो वहां पे कोहेरेंसी फॉलो होगी, राइट। तो जैसे ही यहां पर आके इंटरफेयर करेंगी, मिलेंगी तो इंटरफ्रेंस होगा। जब इंटरफ्रेंस होगा तो हम इस इंटरफ्रेंस पैटर्न को किसी पर्टिकुलर टेलीस्कोप से यहां देख लेंगे। ठीक है, पहली चीज इतनी क्लियर होनी चाहिए। अब दूसरी चीज ये है कि ये जो M1 है, M1 से P पॉइंट की डिस्टेंस है हमारी L, और इस P पॉइंट से इस M2 मिरर की भी डिस्टेंस कितनी है? L। दोनों की डिस्टेंस कितनी है? L। तो P पॉइंट से M1 मिरर की डिस्टेंस L है, P पॉइंट से M2 मिरर की डिस्टेंस L है, और ये लाइट भी लाइट रे है, लाइट है, तो इसकी वेलोसिटी c होगी, इधर भी इसकी वेलोसिटी c होगी। ठीक, अब इसको ध्यान से समझिए, इसको हम बाद में बात करते हैं, पहले इस वाले हिस्से को बात करते हैं, राइट। तो जब लाइट बीम P पॉइंट से M2 मिरर की तरफ जाएगी फिर टकरा के वापस आएगी, तो जाने में लगा समय और आने में लगा समय, टोटल समय मान लीजिए T2 है। ठीक, और ऐसे ही यहां P पॉइंट से M1 तक जाने में लगा समय और लौट के आने में लगा समय, टोटल मान लीजिए हमारा कितना है? T1। तो सबसे पहले हम T2 टाइम को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, T2 टाइम, राइट। तो जब यहां पर बिल्कुल ध्यान से सुनिए, यहां पर लाइट बीम की डायरेक्शन क्या है? यहां बना देता हूं। लाइट जो जा रही है ऐसे जा रही है, कितनी है उसकी स्पीड? c। अर्थ की v वेलोसिटी से, ये c, दूसरी v, राइट। तो अभी पहले वाले इस केस में P से M2 वाले केस में क्या होगा? लाइट भी ऐसे गई, अर्थ भी ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है, तो अर्थ की वेलोसिटी तो कम है, लाइट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्थ। तो जितनी देर में अर्थ रोटेट कर रही है उतनी देर में तो ये जाएगी, मिरर से टकराएगी, वापस आ जाएगी, यही होने वाला है। तो इनिशियल स्टेट में क्या होगा कि अर्थ की डायरेक्शन भी इधर है और लाइट की भी डायरेक्शन इधर है, तो दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ है, तो रिजल्टेंट कितना होगा? वो होगा c माइनस v। इसीलिए P पॉइंट से M2 मिरर तक जाने में लगा टोटल समय होगा डिस्टेंस L, जो कि ये थी, डिवाइड बाई c माइनस v। अभी हम इतनी बात की है कि P पॉइंट से M2 मिरर तक गया, गॉट इट। अब M2 से P तक वापस आएगा, तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा L, राइट, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अभी अर्थ की डायरेक्शन तो यही होगी, राइट, और लाइट ऐसे आ रही वापस, राइट। उस समय पे क्या होगा? c प्लस v,
क्योंकि आप सभी को पता है टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। तो t2 टाइम यानी p पॉइंट से m2 तक जाने में और लौट के p तक आने में जो लगा समय है वो t2 है। तो p से m2 तक जाने में जो समय लगेगा वो डिस्टेंस l डिवाइड बाई c माइनस v, लौट के फिर वापस आने में कितना होगा प्लस l डिवाइड बाई c प्लस v, राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, एलसीएम ले लीजिए c माइनस v एंड c प्लस v, कितना होगा l टाइम्स ऑफ c प्लस v प्लस एल सी माइनस वी, कितना हो गया ये एल सी प्लस एल वी प्लस एल सी माइनस एल वी डिवाइड बाई सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है प्लस का एल वी, ये माइनस का एल वी, ये दोनों कट जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, बचेगा 2lc डिवाइड बाई सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। किसके, ये किसके बराबर होगा L2 के बराबर। इसको कोई पर्टिकुलर इक्वेशन मान लीजिए, आगे काम देने वाली है। ये पहली सिचुएशन है T2 जो P पॉइंट से M2 तक जाने में लगा समय और लौट के M2 से P तक आने में लगा टोटल समय कितना है T2। समझ में आ गया कैसे निकाला, राइट। हमने यहां निकाला T2, राइट। इसके आगे का जो T1 है और उसके हिसाब से फिगर में क्या मॉडिफिकेशन होंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपको बताएंगे, क्योंकि एक साथ सब कुछ दे देना संभव नहीं है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच।